हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया कि क्वांटिटी आपके पास कैसे चेक करेंगे हम फंक्शन की अंतरालों में आपके पास। ठीक, तो आज मैं आपके पास इस पे आधारित जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है उस पर आधारित आपके पास अलजेब्रा बताऊंगा और साथ में कुछ जो इम्पोर्टेंट जो हमने फंक्शंस पढ़े हैं उनकी आइडेंटिटी आपके पास, उनकी प्रॉपर्टी चेक करेंगे कॉन्टिन्यूस होते हैं कि नहीं आपके पास। ठीक है, तो देखो आपके पास संतत फलन में आपके पास सबसे पहले हम पढ़ते हैं अलजेब्रा, यानी पर बीजगणित आपके पास अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, संतत फलनों का बीजगणित ये आपके पास है। ठीक, सिंपल सा बात है। मान लो कि दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स और कॉन्टिन्यूस है वो एक्स बराबर सी पर। एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू सी। सी पर कहते हैं वो कॉन्टिन्यूस है। देन तो इनके लिए सिंपल सा इन दोनों फंक्शनों का जो योग होगा वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। पहला यानी एफ एक्स प्लस जी एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी। पहला तो ये। दूसरा, इसको हम अब आगे जब क्वेश्चन करेंगे ना उसके दौरान हम इसको प्रूफ करते हुए चलें। ठीक है, दूसरे के पास है कि उन दोनों का जैसे एडिशन है वैसे अंतर भी इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी। उन दोनों का अंतर भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। साथ में उनका डिफरेंस भी, डिफरेंस एडिशन सब्सट्रैक्शन तो हो गया। अब तीसरा आ जाए मल्टीप्लाई। जो अलजेब्रा है तो अलजेब्रा में हम क्या पढ़ेंगे, वही कि फंक्शन, अगर दो फंक्शन आपके पास कॉन्टिन्यूस तो उनका योग के रूप में जो नया फंक्शन प्राप्त होगा वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स जैसे है तो साइन एक्स अलग सा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, वैसे ही टेन एक्स भी, कॉस एक्स भी। तो आपके पास क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों उनका योग भी क्या हो जाएगा, उसको भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, तो ऐसे ही उनका मल्टीप्लीकेशन भी क्या होगा, इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी। और तीसरे वाले के लिए देखो, जो चौथा जो है डिवाइज के लिए, एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज कॉन्टिन्यूस। ये कॉन्टिन्यूस तो होगा पर अनिवार्य रूप से इस केस में क्या होना चाहिए, जी एक्स क्या है वो सी पर क्या होना चाहिए, उसका मान शून्य नहीं। इस बिंदु पर ये फंक्शन पारिभाषित भी होना चाहिए। अब क्योंकि ये रैशनल फंक्शन है, अब रैशनल फंक्शन को पारिभाषित होने के लिए अनिवार्य रूप से क्या होना चाहिए कि उस बिंदु सी पर क्या होना चाहिए, उसको जो डिनोमिनेटर है उसको जीरो नहीं होना है। इसलिए कहा गया जी सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये इस प्रकार से आपके पास ये तीन के तीनों के पास आपके पास। ठीक, एक चीज़ और है इसमें, अगर कोई फंक्शन मल्टीप्लाई है एफ एक्स के इज कॉन्टिन्यूस, अगर कोई कांस्टेंट है, मैंने कहा के टाइम्स ऑफ एफ एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, क्योंकि वो कांस्टेंट ना एट एक्स इक्वल टू सी। तो ये इस प्रकार से आपके पास है, ये है आपके पास कि एफ एक्स जो आपके पास ये जो दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, अगर वो एक्स बराबर सी पर संतत हैं तो उनके लिए उनका अंतर, उनका योग, उनका गुणा ये इजीली उस पॉइंट पे संतत हो गया। और भाग के केस में क्या होगा कि अनिवार्य रूप से पहले उस बिंदु पर उसको पारिभाषित होना है, इसलिए जो डिनोमिनेटर जी एक्स था वो सी बिंदु पर शून्य नहीं होना चाहिए। अगर वो शून्य होगा ना तो वो अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए आपके पास क्या होना चाहिए उसमें आपके पास। ठीक, तो इजीली हम आपके पास किसी पॉइंट पर कॉन्ट्रास्ट चेक कर सकते हैं। तो इस आधार पर मैंने उसमें ज़्यादा डीप में नहीं बढ़ा, बस के पास बता रहा हूँ कि अलजेब्रा में ये आपके पास है। ठीक, तो देखो आपके पास, तो ये तो आपके पास हो गया कुछ आपके पास अलजेब्रा जो आपके पास है उसको। ठीक, फिर कुछ इंपॉर्टेंट जो हमने है ना फंक्शंस पढ़े हैं 11th में, उन 11th में आपके पास साथ में मैंने आपको इस टाइम पर भी 12th में जब मैंने फंक्शन के टाइप्स बताए थे उससे पहले 11th वाले फंक्शन बताए आपके पास। अगर नहीं पढ़े तो मैं आपको तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी भेज दूंगा आपके पास, उसको आप दोबारा भी देख सकते हो पास। ठीक, तो ये आपके पास है। अब मैं बता रहा हूँ कि कुछ जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो अपने अंतराल में संतत होते हैं अथवा नहीं बस। ठीक, तो कुछ आपके पास इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, इनका हम एज ए रिजल्ट यूज़ करने वाले हैं आपके पास। ठीक है, तो पहली थ्योरम आपके पास है जो 11th में हमने जो फंक्शंस पढ़े ना उस पर आधारित आपके पास। तो देखो पास कि प्रत्येक जो अचर फलन यानी जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो क्या होता है, हमेशा एक संतत फलन है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या है ये, तो हमने कॉन्टिन्यूस फंक्शन को देखो पास
y बराबर एफ एक्स इक्वल टू के या सी, मैंने के के रूप में ले दिया, ये क्या है कोई कांस्टेंट, ये इस प्रकार से आपके पास था। ठीक, अब मैं इसको डायरेक्ट ग्राफ से, आपने पढ़ा होगा, अपने 11th में पढ़ा था कि ग्राफ के हिसाब से जब इसका कांस्टेंट फंक्शन का जब हम पास ग्राफ बनाते हैं तो आपके पास मैंने कहा y बराबर आपके पास है k, x का कुछ भी मान हो, y का मान फिक्स है आपके पास। जैसे मैंने कह दिया y बराबर 2, तो y बराबर 2 जो होगा वो इसका कर्व कुछ इस प्रकार से बनता है, ये x अक्ष के समांतर, जैसे y बराबर 2, ये एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया। यहाँ पर k का मान कितना दे दिया मैंने 2, तो इसका कर्व अगर आप देखो तो हम क्या कर सकते हैं, इसको विदाउट एनी ब्रेक बना रहे हैं। तो ये किस प्रकार का आपके पास कर्व है, एक संतत फंक्शन की एक है ना, हमको उसका वक्र दिख रहा है, मतलब हम इसको विदाउट एनी ब्रेक बना सकते हैं। तो आपके पास क्या होता है कि हर कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, एक आपके पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। ठीक, उसके बाद दूसरा फंक्शन आपके पास था आइडेंटिटी फंक्शन। जो आइडेंटिटी फंक्शन है इस, ये भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। यानी इस ये x के प्रत्येक मान के लिए आप x का मान किसी से भी ले लो, आप हमेशा क्या होगा, ये आपके पास कॉन्टिन्यूस होने वाला है। ठीक, ये भी आइडेंटिटी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ये भी क्या होने वाला है कि जो तत्समक फलन होता है वो पास, तो तत्समक फलन हमको लिखते हैं y बराबर एफ एक्स इक्वल टू एक्स, इसको आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, आई द्वारा निरूपित करता है। ठीक है, तो ये जो आपके पास है आइडेंटिटी फंक्शन, तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि x का प्रतिबिंब स्वयं x रहता है, 1 रखेंगे तो 1, 2 रखेंगे 2, 3, तो यानी आपके पास x के प्रत्येक रियल मान के लिए ये क्या होने वाला है, एक कांस्टेंट जो कंटिन्यूस फंक्शन, ये आपके पास जो तत्समक फलन है आपके पास वो क्या होने वाला है, आपके पास कॉन्टिन्यूस होने वाला है, जिसका कर्व भी बना के देख लेते हैं। आपको कर्व याद हो तो आपके पास इसका कर्व देखो किस प्रकार से बनता है, एक्स डैश ओ वाई और वाई डैश। तो होता क्या है इसमें कि x का मान अगर 0 है तो 0, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, ये इस प्रकार से। तो आपका इसका कर्व कुछ इस प्रकार से बनता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, विदाउट एनी ब्रेक बना सकते हैं। तो ये आपके पास है y बराबर x का कर्व। तो हम इस कर्व की मदद से इजीली कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का, ये जो फंक्शन आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन होता है, आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन यानी संतत फलन, और ऐसे ही कांस्टेंट फंक्शन भी क्या होता है, एक कॉन्टिन्यूस यानी संतत फलन होता है। तो ये आपके पास पहले दो फंक्शनों के हिसाब से मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट थ्योरम बताई आपके पास। ठीक, अब आपके पास जो तीसरा आपके पास इसमें एक इंपॉर्टेंट थ्योरम आपके पास वो है कि प्रत्येक पॉलिनोमियल फंक्शन, आपको मालूम है पॉलिनोमियल बहुपद, तो जो बहुपद फलन होता है वो आपके पास क्या होता है, हमेशा संतत होता है। कोई भी आपके पास किसी भी कोटि का बहुपद हो, यानी इसका निरूपण इस प्रकार से y बराबर एफ एक्स इक्वल टू पॉलिनोमियल यानी a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस s चलते हुए an x की पावर n। तो ये n घात वाला क्या है आपके पास n घात वाला क्या है, एक बहुपद फलन आपके पास। ठीक, तो जैसे आपके पास इस पे एग्जाम्पल मिलेगा, अगर कहा मैंने, अगर x जो है वो आपके पास जो है वैल्यू जो आपके पास x है ना, ये x जो है कांस्टेंट, यहाँ पर वेरिएबल जो यूज़ हुआ है उसके अलग अलग मान के लिए आपके पास उसकी पावर जो है ना वो अलग अलग होंगी, तो इस हिसाब से पॉलिनोमियल अलग मिलता है, कहीं पर रैखिक मिलता है, कहीं पर द्विघातीय मिलता है, कहीं पर त्रिघातीय मिलता है। ठीक है, तो ये बहुपद फलन आपके पास, उसका मानक रूप ये है आपके पास। तो ये जो बहुपद फलन होता है ये हमेशा क्या होता है, पॉलिनोमियल। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल के रूप में y बराबर x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, ये क्या है, 3 घातों वाला बहुपद है। तो ये क्या होगा, हमेशा आपके पास इस जो आपके पास ये जो फंक्शन होगा ना, ये हमें ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होने वाला है। अगर आप देखो कि अगर रैखिक होता तो रैखिक की लाइन बनती है सीधे सीधे, द्विघातीय वाला होता तो वो एक है ना कर्व बनता है जो आपके पास। ठीक है, तो हमने है ना, आपने याद हो द्विघातीय के लिए पास, तो हमने ना उसमें चेक किया था। ठीक है, जैसे मैंने मान लिया कि एक फंक्शन हमने अपनी तरफ से ले लिया कुछ भी आपके पास। ठीक, तो मैंने कहा ये इसको ना लेके मैंने कहा y बराबर x² प्लस 5। अब इसका कर्व बनाने के लिए कहेंगे तो यहाँ पर x का मान देते जाएंगे, y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो मैंने x का मान 0 दिया तो y का मान 5, तो हमको जो कर्व मिलेगा क्या मिलेगा, कॉन्टिन्यूस मिलता जाएगा, जो लगातार बनने वाला एक बार। तो ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल हैं, ये त्रिघातीय वाला, द्विघातीय वाला बहुपद, या मैंने कह दिया y बराबर 2x प्लस 1, तो ये क्या है, रैखिक फलन। तो ये आपके पास पॉलिनोमियल जो फंक्शन जितने भी हों
किसी भी प्रकार का पॉलिनोमियल वो क्या होता है, हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास था तीसरा प्रमेय। चौथा आपके पास होता है एवरी रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन जिसे हम कहते हैं परिमेय फलन। अब ये इज कॉन्टिन्यूस इन इट्स डोमेन। अब थोड़ा सा ध्यान देना, डोमेन जो होगा उसको हम परिभाषित करते हैं कि अब इसका जो निरूपण है वो इस प्रकार से, y बराबर एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, जहाँ क्यू एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 होने वाला है। अब ये ध्यान देना, इसके डोमेन में वो मान हट जाएगा जिसके लिए क्यू जो फंक्शन था क्यू एक्स क्या होता, 0 होता। तो ये हमेशा अपने प्रांत में क्या होने वाला है, आपके पास एक संतत फलन होने वाला है, परिमेय फलन भी आपके पास, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल, सबसे अच्छा कोई एग्जांपल देखो, tan थीटा आपके पास जो है tan, तो हम आप पढ़ते हैं कि tan x जो y बराबर tan x है ना, वो इक्वल टू होता है sin x अपॉन cos x। इस केस में अनिवार्य रूप से x के वो मान हट जाएंगे जिसके लिए cos के, यानी cos x डज नॉट इक्वल टू 0। और आपको मालूम है cos x का मान 0 कब होता है, वो आपको इजीली मालूम हो जाएगा। तो ये जो फंक्शन है, ये आपके पास sin x और cos x भी क्या होता है, दोनों के दोनों जो आपके पास है ना, इसका हम तो वक्र से भी देख सकते हैं। sin x का जो कर्व है ये कुछ इस प्रकार से है, ये कॉन्टिन्यूस कर्व बनता है इसका, ठीक। इस तरफ भी ये sin x का है, इसी प्रकार से cos x का भी ऐसे बनता है लगभग, बस थोड़ा सा अंतर यहाँ पर से पड़ता है, ये इधर से शुरू होता है, ये इस प्रकार का कर्व होता है इसका। तो sin x और cos x दोनों, ये तो sin का हो गया और cos x, तो sin x cos x दोनों के दोनों अगर आपके पास क्या हो रहे हैं, संतत फलन है, तो उनका जो ये फ्रैक्शन है वो जो उनका अनुपात में, यानी जो उन दोनों से मिलके जो रैशनल फंक्शन बना tan x, ये भी संतत, पर अनिवार्य रूप से cos x का मान 0 नहीं होना। अब यहाँ ध्यान देना कि रैशनल फंक्शन भी संतत होगा केवल उन मानों के लिए, इसलिए कहा है इन इट्स डोमेन, जहाँ डिनोमिनेटर 0 नहीं हुआ होगा आपके पास, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका चौथा परिमेय आपके पास है, ठीक। तो आगे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो भी क्या होते हैं, वो भी संतत फलन होते हैं अपने प्रांतों में, अपने जो विशिष्ट प्रांत होते हैं ना, जैसे भाई अब जैसे मैंने कहा साइन कॉस, तो क्या होता है, हमेशा क्या होते हैं आपके पास संतत फलन आपके पास, क्योंकि उनका जो वक्र होता है वो हमेशा क्या बनता है, विदाउट एनी ब्रेक। अगर tan की बात करें तो tan का भी कर्व लगभग पास क्या बनता है, विदाउट एनी ब्रेक, पर जिन पर वो अपरिभाषित हो जाता है, मतलब जैसे -π/2 +π/2 3π/2 -3π/2, इन पर वो अपरिभाषित होता है, उन बिंदुओं पर वो परिभाषित नहीं, तो उनको हम उसके प्रांतों से हटा देते हैं। तो आपके पास उस टाइम पर जो उसके जो आपके पास विशिष्ट जो आपके पास क्या है, जो उसके प्रांत लिया जाएगा ना, तो उसमें क्या होने वाले हैं, वो सारे के सारे फंक्शन क्या होने वाले हैं, कॉन्टिन्यूस विद देयर रिस्पेक्टिव डोमेन। जो उनके प्रांत लिए जाएंगे उनमें क्या होंगे, वो कॉन्टिन्यूस होंगे, चाहे वो साइन कॉस कॉट जो भी हो, केवल ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आपके पास, ठीक। उसके बाद आता है मॉडुलस फंक्शन, मापांक फलन, जिसे हम लिखते हैं y बराबर एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, जिसमें हम क्या करते हैं कि x का मान कुछ भी ले लो, आपको प्रतिबिंब के रूप में पॉजिटिव मान मिलता है आपके पास। जैसे मैंने कहा -1 का मॉड लेंगे तो +1, -10 का लेंगे तो +10, अगर मैंने कहा -7 तो 7, पर अगर 7 होता तो उस टाइम पर उसका 7 ही आता, ठीक। इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं -x इफ x इज लेस देन 0 और +x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर x ऋणात्मक है तो वैल्यू के रूप में क्या मिलने वाला है, मतलब प्रतिबिंब के रूप में क्या मिलेगा, -x। तो आपने अगर देखा हो उसका वक्र कुछ इस प्रकार से बना था, x x डैश y y डैश, तो जो इसका वक्र बना था कुछ इस प्रकार से बना, देखो x अगर पॉजिटिव है तो y का मान भी वही मिलने वाला है, जैसे कैसे y के रूप में क्या मिलेगा, x ही बराबर, देखो x अगर मैंने 1 दिया तो y के रूप में 1, 2 दिया तो 2, 0 दिया तब भी 0 भी, ठीक। पर जैसे ही x का मान मैं ऋणात्मक दूंगा, अगर x का मान ऋणात्मक मैंने -1 दिया तो -1 के स्थान पर y का मान क्या मिलेगा, चिन्ह बदल जाएगा। भाई -1 दिया तो क्या होगा, -1 यहाँ दिया तो माइनस क्या हो जाए, +1 यानी 1। तो ये आपके पास मिल रहा है y बराबर -x के रूप में ये लाइन, ठीक। तो अगर इस वक्र को देखो तो ये भी क्या बन रही है, देखो पूरी कॉन्टिन्यूस बन रहा है, ये यहाँ पर तक आया, फिर उसके बाद यहाँ पर उसका टर्न हो गया इस पॉइंट से, ठीक है। तो ये भी किस प्रकार का कर्व है,
कॉन्टिन्यूस कर्व आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास थे कुछ मेन जो फंक्शंस हमने पढ़े हैं उनके लिए आपके पास, कि मॉडुलस फंक्शन क्या है, कि मॉडुलस हो गया यानी मापांक फलन हो गया, आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन है, तत्सम फलन हो गया, अचर फलन हो गया, बहुपद फलन हो गया, परमेय फलन हो गया, या त्रिकोणमितीय फलन हो गया। ये सारे क्या होते हैं, अपने प्रांतों में क्या होते हैं, आपके पास कॉन्टिन्यूस हैं। इनके अलावा कुछ फंक्शन और थे, उनके बारे में क्या है कि भाई जैसे आपके पास चिन्ह फलन हो जाए या आपके पास ग्रेटर इंटीजर फंक्शन हो जाए, उनका क्या होगा। अब उनको जरा देखते हैं, आपके पास वो कॉन्टिन्यूस होते हैं अथवा नहीं। तो सातवां है आपके पास सिग्नम फंक्शन, जिसे कहते हैं आप चिन्ह फलन। क्या कहते हैं, चिन्ह फलन, ठीक है। तो चिन्ह फलन के बारे में हम बात करते हैं। तो मैंने कह दिया चिन्ह फलन x बराबर 0 पर क्या है, संतत नहीं होता। अब संतत नहीं होता है तो क्यों नहीं होता वो भी हम देखते हैं, ठीक है। तो चिन्ह फलन पहले देखते हैं होता क्या है। y बराबर एफ एक्स इक्वल टू, इसमें होता क्या है कि चिन्ह फलन में प्रतिबिंब के रूप में जो आप x का मान दोगे ना, उसके प्रतिबिंब के रूप में उसका चिन्ह आएगा। मतलब अगर x का मान ऋणात्मक है तो आपको क्या प्राप्त होगा, चिन्ह के रूप में केवल -1 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, -1। अगर x का मान 0 है तो इस टाइम पर कोई चिन्ह नहीं क्या आएगा, 0 आ जाएगा। और अगर x का मान धनात्मक है तो चिन्ह के रूप में क्या मिलेगा, +1। जब आपको याद हो, हमने जब इसका वक्र बनाया था तो ये कुछ इस प्रकार से बना था। देखो ये एक्सिस सिस्टम है, देखो मुझे आपके पास जब x का मान 0 है तो y का मान भी 0 प्राप्त हो रहा था। पर जैसे मैं x का मान धनात्मक लेता हूं तो प्रतिबिंब के रूप में +1 मिलना है। मतलब देखो पॉजिटिव x का मान धनात्मक है इस तरफ, तो प्रतिबिंब के रूप में क्या है, y बराबर मिलना है 1। तो ये कुछ ऐसा होगा, ये हॉलो और इस तरफ ये हो गया प्रतिबिंब के रूप में y बराबर 1, जो कि अचर फलन है y बराबर। ठीक ऐसे ही जैसे ही x का मान ऋणात्मक होता है तो प्रतिबिंब के रूप में क्या मिलता है, -1। तो ये हो गया y बराबर -1। तो अगर मैं देखूं इस फिगर का जो मैंने आपके पास कर्व बनाया आपके पास है, इस फिगर को अगर मैं देखूं, इसका जो मैंने वक्र बनाया है, तो आपको क्लियरली पता चल रहा है 0 से पहले के लिए जो वक्र है वो सीधी लाइन है। 0 मतलब जब x का मान ऋणात्मक तो एक सिंपल सा कॉन्टिन्यूस कर्व इधर के लिए मिला, और 0 के बाद भी। पर जब मैं बात कर रहा हूँ 0 पर, तो 0 पे देखिए क्या हो रहा है, ये दोनों वक्र क्या हो रहा है, आपस में मिल नहीं रहे हैं। तो यानी आपके पास क्या होगी, ये 0 पर क्या है, ये संतत नहीं है आपके पास। ये क्या है, ये फंक्शन जो होता है, जो चिन्ह फलन है, वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता है किस पर, x बराबर 0 पर। तो ये आपके पास कॉन्टिन्यूस है, यानी एक 0 के अतिरिक्त सभी के लिए, जब x धनात्मक है, x ऋणात्मक है, उनके लिए तो संतत है। पर जब ये 0 की बात करते हैं तो 0 पर ये संतत नहीं होगा आपके पास, ठीक है। तो ये इस प्रकार से पास ये फंक्शन था चिन्ह फलन। और लास्ट जो आपके पास आपने पढ़ा था पिछले साल, वो था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो वो आपके पास है महत्तम पूर्णांक फलन। जिसमें वो निरूपित करते हैं y बराबर एफ एक्स इक्वल टू, ये इक्वल टू a प्राप्त होगा जहां x का जो मान है वो a से बड़ा है, a के बराबर, ये b या a+1, जहां a बिलोंग्स टू z। थोड़ा ध्यान देना, आपको x के प्रतिबिंब के रूप में a प्राप्त होगा जहां x का जो मान है वो a भी हो सकता है और a से एक अधिक, यानी वो a क्या है, एक पूर्णांक आपके पास, a क्या है, पूर्णांक। यदि x का मान दो पूर्णांक a और a+1 के मध्य है तो जो छोटा पूर्णांक है वो प्रतिबिंब के रूप में मिलेगा। नाम क्या है, ग्रेटेस्ट महत्तम पूर्णांक, पर प्रतिबिंब क्या मिलेगा, छोटा पूर्णांक प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये आपके पास था। तो इसका फिगर आपको अगर गौर किया हो आपने तो देखो इसका फिगर कुछ इस प्रकार का था, ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, बस कुछ सिंपल था। 1 2 3 1 2, दो के लिए काफ़ी है, -1 -2 1 2 3 3 2 1 0 1 2 1 3। ये इस प्रकार से x y x डैश y डैश, ठीक। अब जरा थोड़ा इसका कर्व देखें पूरा। अगर मैंने कहा थोड़ा सा बस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए आपके पास क्योंकि ये एक वक्र जो है थोड़ा सा अलग सा बनता है। देखो अब आपको कहा गया क्या है कि x का मान अगर a और a+1 के बीच में है तो प्रतिबिंब के रूप में क्या मिलना है, छोटा प्रतिबिंब, छोटा अवयव, छोटा मतलब पूर्णांक मिला है। मैंने कहा
कि इसमें ए भी शामिल था। 0 से लेते हुए और 1 के बीच अगर x का मान है तो देखो, अगर मैंने कहा इस x की वैल्यू मैं कह रहा हूँ 0 से लेते हुए, क्योंकि इक्वल है ना, 0 से लेते हुए 1 से छोटा जो भी रखना चाहो वो लिया है, तो उस टाइम पर प्रतिबिंब के लिए छोटा प्रतिबिंब मिलेगा, मतलब ये इस प्रकार से, ठीक है, ध्यान देना है। अगर मैंने x का मान लिखा 0.1, जो 0 से तो बड़ा है पर किससे छोटा है, 1 से, तो क्या मिलेगा प्रतिबिंब के रूप में, तो 0.1 यहाँ पर। तो ऐसे ही आप कोई भी मान ले लो जो 0 से लेके और 1 के बीच का कोई मान लेंगे ना, तो प्रतिबिंब के लिए छोटा पूर्णांक मतलब 0 प्राप्त, मतलब 0 से लेते हुए और 1 तक, पर 1 शामिल नहीं है, आपको प्रतिबिंब के रूप में क्या मिलेगा, y ये हो गया, ये है आपके पास y बराबर 0, प्रतिबिंब के रूप में 0 प्राप्त। ऐसे ही फिर 1 से लेके 2 तक आप कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, आपके पास क्या प्राप्त होगा, प्रतिबिंब के रूप में y बराबर छोटा पूर्णांक मतलब 1। ऐसे ही 2 से लेके 3 तक आप कोई भी मान लीजिए x का, तो प्रतिबिंब के रूप में छोटा पूर्णांक मतलब 2 मिलना है, ये 2 y के रूप में यहाँ प्राप्त होगा ना, तो ये इस प्रकार से, तो ये हो रहा है y बराबर 2। ऐसे ही इस तरफ भी देखिए, आप -1 से लेके 0 तक कुछ भी ले लीजिए, आपके पास क्या प्राप्त होगा, -1, तो ये पास -1 शामिल है यहाँ पर, इधर 0 सम्मिलित नहीं है, तो आपके पास क्या मिल रहा है, y बराबर -1। ऐसे ही आपके पास -2 था इधर, ये -1 -2, ठीक, तो -2 से लेके -1 तक आप कुछ भी ले लीजिए, ये शामिल नहीं है, ये डॉट बना रखा हुआ है, ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये हो गया y बराबर -2 छोटा पूर्णांक। तो अगर इसका कर्व देखें तो इस प्रकार का कर्व मिल रहा है। तो मैं आपसे पूछूं भाई बताओ ये संतत है ना, ये संतत तो नहीं है, फिगर तो आपके पास कहीं पॉसिबल नहीं है कि आप है ना इसको विदाउट एनी ब्रेक बना सको, तो नहीं है ना पॉसिबल, तो इसलिए ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। पर कॉन्टिन्यूस कहाँ नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है एट इंटीजर्स, कहाँ नहीं है, ये पूर्णांकों के लिए क्या आपके पास ये संतत नहीं होता है। थोड़ा ध्यान देना आपके पास कि जो महत्तम पूर्णांक फलन होता है वो आपके पास क्या होता है, पूर्णांकों के लिए संतत नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कभी कभी क्वेश्चन के रूप में भी आएगा आपके पास, ठीक, तो उस टाइम पर एक्सरसाइज में अगर आपके पास आएगा तो मैं उस टाइम पर एक्सरसाइज के साथ भी बताऊंगा कि किस प्रकार से हम चेक करेंगे कि आपके पास ये संतत है या नहीं, ठीक। तो ये आपके पास क्या होता है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस होता है एट x बिलोंग्स टू z, जब x क्या है, पूर्णांक होगा। तो पूर्णांकों पर ये, क्योंकि पूर्णांक देखो 1 के लिए जब मैं देख रहा हूं तो 1 पर देखो कर्व टूट रहा है, पहले के लिए इधर है, दूसरे के लिए इधर नहीं है, उससे पहले वाले के लिए वक्र यहाँ, तो प्रत्येक पूर्णांक पर वक्र क्या हो रहा है, टूट जा रहा है। जैसे यहाँ पर 0 के लिए टूटता ना, वैसे ये प्रत्येक पूर्णांक के लिए वक्र टूट रहा है ना, तो इसलिए क्या है, ये पूर्णांकों के लिए क्या होता है, ये असंतत होता है, ठीक। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, इन रिजल्ट्स का यूज करते हुए हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। साथ में आपके पास ये तो आपके पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन कैसे चेक किया हमने, पास वो भी मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताया, और ये आज मैंने आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हमने 11th में पढ़े हैं वो आपके पास अपने प्रांतों में संतत होते हैं अथवा नहीं, वो मैंने आपके पास बताया, ठीक। जैसे चिन्ह फलन और ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है, ये संतत नहीं है, ये 0 पर संतत नहीं है, तो ये क्या है, पूर्णांकों के समुच्चय के लिए संतत नहीं होने वाला है। इसके अतिरिक्त जो आपके पास इस पहले जो हमने फंक्शन पढ़े, चाहे वो आपके पास मापांक फलन हो, आपके पास अचर फलन हो, तत्समक फलन हो, परमेय फलन हो, या आपके पास बहुपद फलन हो, और त्रिकोणमितीय या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो, सभी क्या होते हैं, अपने अपने प्रांतों में संतत होते हैं। उसके अलावा क्या बताया कि अगर दो फंक्शन f और g बिंदु x बराबर c जो उनके प्रांत में होना चाहिए उस पर संतत हैं, तो उनके लिए उनका योग अंतर गुणा डायरेक्ट संतत हो जाएगा, और अगर भाग को संतत करना है तो अनिवार्य रूप से जो अपॉन वाला जो भाग होगा ना उसको उस पर परिभाषित होना चाहिए उस बिंदु पर, ठीक है। तो ये था आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। तो कल मैं आपके पास बताने वाला हूँ, इसके बाद नेक्स्ट जो है हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम चेक करेंगे कि जो दिए हुए फंक्शन हैं वो संतत हैं अथवा नहीं, कभी बिंदु पर और कभी उनके अंतरालों में आपके पास, ठीक। तो ये था आपके पास वो। उसके अलावा मैं इन फंक्शनों को समझने के लिए आपको उसके डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक भी भेज दूंगा आपके पास फंक्शंस का आपके पास, ठीक। ओके।